आपको अनम्यूट होने की परमिशन देता है। चलिए, कैसा था पेपर? आसान था, टफ था, कैसा था पेपर? सर बहुत डिफिकल्ट था। बहुत सर डिफिकल्ट। मैथ का थोड़ा डिफिकल्ट था। हाँ सर, हाँ सर। स्टार्टिंग की थोड़े से वैसे चार थे। क्वेश्चन गलत हाँ हो सर, गए। मैथ का थोड़ा। चलो, इसका मतलब तुम लोग बिल्कुल भी वैसे नहीं कर रहे क्या काम? तुम्हारा वो डल सर गया आसान था थोड़ा। है? सर आसान था, जो पढ़ाए थे उसी में से तो आया था। हाँ सर। यस सर, इजी था। चलिए देख लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्कशन आप उधर कर लेना। मार्क्स वार्क्स आपको पता चली गए होंगे तुरंत की तुरंत, है ना? यस सर। चलिए, ये है, बढ़िया है, वेट नहीं करना पड़ता। मार्क्स के केस में तो बहुत ही बढ़िया है वो प्रोसेस। नेक्स्ट ये सर। मंथ शायद हमारी नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ हमारा पूरा प्लेटफॉर्म भी आपके साथ शेयर हो जाएगा। उसके बाद आपके एनालिसिस को आप आराम से देख पाओगे बढ़िया तरीके से। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था यार, किसमें दो के बीच में दो बाइसेक्टर्स की इक्वेशन को कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको समझाया था। फिर मैंने आपको बताया था कि उसमें से एक्यूट बाइसेक्टर कैसे निकलेगा, ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर कैसे। आगे की बात करते हैं यार, इससे आगे वाले प्रोसेस पे चलते हैं। तो ये अपने पास में हो गया है पूरा, ये भी हो गया है, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ यार, अब मैंने बोला था कि बेटा इसके दो तीन तरीके, तो इसका शॉर्टकट मेथड मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। क्या समझाने जा रहा हूँ? अगर मेरे पास सेकंड मेथड है, मेथड सेकंड, तो सेकंड मेथड कैसा है बेटा? आपको फिर से बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है, निश्चल हो जाएगी सही वो। आज कुछ मेरे यहाँ पे इंटरनेट में कुछ एरर है, हो जाएगा सही। तो बेटा मेरे पास एक बाइसेक्टर की इक्वेशन है, ये मैं फिर से बना देता हूँ डायग्राम। कैसा है मेरा डायग्राम? ये मेरे पास एक सिंपल इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है, यहाँ पे ये बाइसेक्टर है, यहाँ पे दूसरा बाइसेक्टर है, ठीक है। तो पहला बाइसेक्टर आ गया, दूसरा बाइसेक्टर आ गया, ठीक है। अब ये मेरे को कितना दे रखा है? ए एक्स प्लस बी वाई, इधर से यहां से लिख रहे हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। दूसरा यहाँ पे लिख रहे हैं ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास दो लाइन है, एक व्हाइट वाली ये, दूसरी व्हाइट वाली ये। अब मुझे ये लाइन चाहिए, ब्लू में है, और ब्लू में जो लाइन है वो बाइसेक्टर्स है मेरे पास। बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए, या फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल की बात करेंगे तो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे बाइसेक्टर चाहिए ये। तो यार इसका तरीका क्या है? सबसे पहले जो मैं लिख रहा हूं वो आप देखिएगा, सी, अच्छा इसे डैश की जगह 1 2 कर लें क्या? 1 2 कर लेते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा आसान हो जाएगा, आपको याद रखने में ज्यादा आसानी होगी। तो ये कर लेते हैं 1 2, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो जाएगा 2, ये 2 और ये 2। सबसे पहले आपको क्या करना है? C1 और C2 दोनों को आप कर दीजिए ग्रेटर देन 0। सबसे पहले आपको क्या करना है? C1 और C2 को आप कर दीजिए ग्रेटर देन 0। मतलब आपके पास अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा मिलता है कि भैया 5x प्लस 6y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है स्ट्रेट लाइन में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 1 c जो कांस्टेंट पार्ट है वो आपका कैसा दे रखा है? पॉजिटिव। लेकिन अगर कोई एक्सप्रेशन आपको ऐसा मिल जाए 5x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कैसे केस में हो जाएगी? अगर ऐसा हो जाए 3x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये मिल गया, तो आपको ये नेगेटिव को पॉजिटिव करना होगा। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा बेटा। माइनस से मल्टीप्लाई करके आप इसे क्या कर देंगे? कर देंगे। तो यही बात आपको ध्यान रखनी होती है कि जो नेगेटिव हिस्सा आपके पास है उसे आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो ये जो कांस्टेंट पार्ट है उसको आप कर देंगे पॉजिटिव। ये तरीका समझा रहा हूं मैं आपको, शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हो आप इसको, है ना। तो सबसे पहले C1 C2 को आप कर देंगे पॉजिटिव। उसके बाद आप क्या करेंगे? कंडीशन क्या है? कंडीशन है A1 A2, इफ से स्टार्ट होना चाहिए ये, इफ A1 A2 plus B1 B2 is greater than 0. So if A1 A2 plus B1 B2 is greater than 0, we can say that positive sign containing bisector, positive sign containing bisector is obtuse bisector। ध्यान से सुनना,
आपने क्या किया, a1a2 प्लस b1b2 को ग्रेटर देन 0 किया, तो पॉजिटिव साइन बाइसेक्टर जो रहेगा वो आपका कैसा हो जाएगा, ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर हो जाएगा। एंड अनदर बाइसेक्टर इज एक्यूट बाइसेक्टर। मतलब मेरे पास बाइसेक्टर की इक्वेशन ऐसे आई थी ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट ओवर कितना हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2, यहां पे हुआ c2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, रूट ओवर कितने का हो जाएगा, a2 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, b2 का स्क्वायर। तो बेटा देखो प्लस माइनस में जो प्लस साइन कंटेनिंग हो जाएगा ना वो आपका कैसा हो जाएगा, ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर हो जाएगा, और माइनस साइन कंटेनिंग क्या हो जाएगा आपका, एक्यूट बाइसेक्टर हो जाएगा। आपने बोला ठीक है सर ये कंडीशन नहीं फुलफिल करी तो मैं बोलूंगा बेटा अगर ये नहीं फुलफिल करेगी तो ये करेगी, a1a2 प्लस b1b2 इज लेस देन 0, a1a2 प्लस b1b2 या तो लेस देन 0 आ जाएगा। अब लेस देन 0 आ गया तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव साइन कंटेनिंग बाइसेक्टर जो रहेगा, साइन कंटेनिंग बाइसेक्टर इज आर ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर। ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर ये कंडीशन इनका प्रोडक्ट का सम ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव वाला आपका ऑब्ट्यूज हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो ये कंडीशन फुलफिल होगी। ये कंडीशन में लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वाला कैसा हो जाएगा आपका, ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर हो जाएगा। अच्छा नेगेटिव ऑब्ट्यूज हो गया तो मतलब पॉजिटिव इस कंडीशन के केस में, इस वाली कंडीशन के केस में अगर नेगेटिव ऑब्ट्यूज है तो पॉजिटिव आपका कैसा हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। अच्छा अब लोगों के दिमाग में क्या आता है ना, कि 0 हो जाए तो सर अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो मतलब मैं बोलूं आपको a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू कितना हो जाए आपके पास में, इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो बेटा इसका स्लोप अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस a1 अपॉन b1, ठीक है ना। और इसका स्लोप अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस a2 अपॉन b2, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि ये वाले का स्लोप है m1 और ये वाले का स्लोप कितना है आपके पास में, m2 है। अगर मैं बोलूं m1 m2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब m1 m2 का प्रोडक्ट कितना आ गया आपके पास में, -1, तो ये कितना है, माइनस a1 अपॉन में कितना चल रहा है, b1 इनटू, अब यहां पे था तो मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूं ना कि m1 इज इक्वल्स टू कितने के बराबर हो जाएगा, -1 अपॉन m2 के बराबर। तो m1 कितना है, माइनस a1 अपॉन b1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन m2 की वैल्यू, m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -a2 अपॉन b2, तो b2 चला जाएगा ऊपर, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे कितना बचा, -a1 अपॉन b1 इज इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा, b2 अपॉन a2। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -a1 a2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, b1 b2, तो ये इधर आ जाएगा तो a1 a2 प्लस b1 b2 इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल टू 0 के बराबर। इसका मतलब आप यहां पे ध्यान से देखिए, अगर दोनों का प्रोडक्ट कैसा आ रहा है आपका, इज इक्वल्स टू -1 के बराबर आ रहा है, मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल्स टू कितने के बराबर हो जाएगा, 0। मतलब अगर इक्वल टू 0 हो गया तो मैं ये बोल सकता हूं बेटा कि दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, आपकी दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के 90 डिग्री हो जाएंगी। और 90 डिग्री के केस में ना कोई ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर रहेगा ना एक्यूट बाइसेक्टर रहेगा। रीजन बीइंग देखो 90 डिग्री के केस में कौन होता है, ये पार्ट होता है, ये पार्ट होता है, ठीक है। दूसरा वाला हिस्सा देखो तो हिसाब से ये वाला पार्ट है, ये 90 डिग्री तो था तो ये 45 हो गया, और ये वाला भी किस में आ जाएगा, 45 में आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया। तो ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, मतलब ये भी 45 हो गया और ये भी 45 हो गया, तो एग्जैक्टली 90 हो गया, है ना। ये पूरा एंगल देखो एग्जैक्टली 90, ये वाला पूरा एंगल भी कितना हो गया, एग्जैक्टली 90। इसका मतलब है ना कोई ऑब्ट्यूज रहा ना कोई एक्यूट रहा, एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल बन जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा इस केस में ना कोई ऑब्ट्यूज मिलेगा ना कोई एक्यूट मिलेगा अगर a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0 हो गया तो। लेकिन a1 a2 प्लस b1 b2 ग्रेटर देन 0 के केस में ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर पॉजिटिव वाला
नेगेटिव वाला एक्यूट बाइसेक्टर। लेस देन 0 के केस में नेगेटिव इज ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर एंड पॉजिटिव इज एक्यूट बाइसेक्टर। ये ओवरऑल प्रोसेस है। अगर किसी को कोई दिक्कत है, किसी भी तरीके से कुछ भी जानना है, किसी को कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज मुझे बताइए, अदरवाइज इसे फटाफट फटाफट नोट कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। डन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बच्चे। तो ये जो आपने साइड में ये मेथड करके बताया है, ये मेथड नहीं करके बताया बच्चा, मैंने ये बताया देखो a1 a2 प्लस b1 b2 मैंने बोला ग्रेटर देन 0 में तो पॉजिटिव साइन वाला क्या हो गया ऑब्ट्यूस और नेगेटिव वाला क्या हो गया एक्यूट। लेस देन 0 में नेगेटिव वाला क्या हो गया आपका ऑब्ट्यूस, प्लस वाला क्या हो गया आपका एक्यूट। अब कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं सर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या होगा, तो देखो इक्वल टू 0 हो जाएगा तो दोनों बाइसेक्टर क्या हो जाएंगे एक दूसरे से 90 डिग्री पे। तो ऐसे केस में ना कोई ऑब्ट्यूस मिलेगा ना कोई एक्यूट मिलेगा क्योंकि दोनों 45 डिग्री का एंगल बना रहे एक दूसरे के साथ। ओके सर। नहीं ये समझाया नहीं सर नेक्स्ट अगर वाले। पॉजिटिव होगा तो क्या बोल रहे हो, जोर से बोलो बच्चे। सर अगर पॉजिटिव होगा तो एक्यूट होएगा। नहीं, दोनों ही केसेस में ऑब्ट्यूस होता है। इफ लगाया ना, या तो ये कंडीशन फुलफिल होगी या तो ये कंडीशन फुलफिल होगी या तो ये कंडीशन फुलफिल होगी। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो पॉजिटिव साइन वाला ऑब्ट्यूस हो जाएगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो नेगेटिव साइन वाला ऑब्ट्यूस हो जाएगा। इस केस में अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूस, नेगेटिव वाला एक्यूट। ये कंडीशन फुलफिल होती है तो नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूस, पॉजिटिव वाला एक्यूट। और अगर ये दोनों नहीं होंगे और इक्वल टू 0 होंगे तो ना कोई एक्यूट मिलेगा ना कोई ऑब्ट्यूस मिलेगा। आप सीधे सीधे बोल सकते हो दोनों लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसका मतलब है दोनों 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। ओके सर। नहीं आई समझ में बात युक्ता? आगे सर आगे। यस सर, आगे। आ गई, नोट हो गया? बताओ फिर एक क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो। हाँ सर, हो गया। हो गया, सब लोगों ने कर लिया? कौस्तुभ कर लिया लड़के? एक सेकंड सर बस। नेहा मैडम जो एब्सेंट है प्लीज उनको कॉल कर देना। हाँ सर, हो गया। चलिए बड़े आगे। हो गया, बड़े आगे। यस सर। चलिए तो ये क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को उसी मेथड से ट्राई करना है आपको। कल एक मैंने बताया था आपको, जब बताया था तो उससे करके भी दिखाया था एक क्वेश्चन, आपको इसी मेथड से ट्राई करना है जो मैंने आपको बताया। जल्दी सॉल्व करना है और चैट में बताना है। जल्दी सॉल्व करो।
डन। डन। हो गया। अबे ज्यादा टाइम लगा दिया, इतना नहीं लगाते इसके अंदर। देखो स्ट्रेट लाइन ले रखी है कितनी है आपके पास में, 4x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू कितना चल रहा है आपके पास में, 0। और दूसरी वाली कितनी चल रही है आपको, 5x प्लस कितना है 12y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले C1 C2 को आप कर दो पॉजिटिव, मतलब इसे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस 4x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। और इसमें क्या चल रहा है, 5x प्लस 12y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा ये C1 हो गया और ये C2 हो गया। तो बस मैंने इसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने दोनों पॉजिटिव कर लिए। अब बस मुझे चेक करना है A1 A2 क्या है। तो अगर मैं इसे कंपेयर करूं, A1 B1y C1 इज इक्वल्स टू 0, इसे बोलूं A2x B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये कितना आ जाएगा, A1 A2 प्लस में B1 B2, उसको निकाल लेता है, कितना हो गया, A1 इज -4, A2 कितना है आपके पास में 5, B1 कितना है आपके पास में -3, B2 कितना है आपके पास में 12, तो ये कितना आ जाएगा -20, ये कितना आ जाएगा -36, मतलब ओवरऑल रिजल्ट कितना आ गया आपके पास में, लेस देन 0। तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आ गया, लेस देन 0, मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 कितना आ गया, लेस देन 0। लेस देन 0 के केस में हमने क्या बताया था यार, लेस देन 0 के केस में हमने बताया था कि नेगेटिव साइन वाला जो है वो ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर हो जाएगा, बस आपका काम बन गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, बाइसेक्टर की इक्वेशन। तो अब दिक्कत कहां आ जाती है, बाइसेक्टर की इक्वेशन यहां से आती है, ठीक है। तो ये वाले ये जो इक्वेशन आई थी ना आपके पास में, जो आपको पॉजिटिव करना पड़ा था C1 को, उसका यूज करो आप। तो ये कितना आ जाएगा, -4x माइनस में 3y प्लस में कितना 6 अपॉन रूट ओवर -4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा आपके पास में 5x प्लस में कितना है 12y प्लस में कितना है 9 अपॉन में कितना हो जाएगा रूट ओवर विच इज 5 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर। ये हो गया आपके पास में। बस आप इसे क्या करेंगे, प्लस से मल्टीप्लाई कर लेंगे एक बाइसेक्टर, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा। हमें नेगेटिव वाले का पता है कि वो ऑब्ट्यूज है, तो पॉजिटिव वाला है, क्यूट है। ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना बाहर, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 का स्क्वायर इज सॉरी -3 का स्क्वायर इज 9, तो 16 प्लस 9 आपके पास 25, तो ये 5 आ जाएगा। -4x माइनस 3y प्लस 16 अपॉन ये कितना आ गया आपके पास में 5 इज इक्वल्स टू, ये हो गया प्लस माइनस, ये आ जाएगा 5x, ये आ जाएगा 12y प्लस में कितना 9 डिवाइड में कितना आ जाएगा आपके पास में, ये कितना आ जाएगा 13, तो प्लस यूज करो माइनस यूज करो, तो ये आ जाएगा -4x माइनस 3y प्लस कितना आ जाएगा 16 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू प्लस टाइम्स ऑफ 5x 12y प्लस 6 है, 6 था 9 था, कहाँ है 6, सर इधर लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वेश्चन। अच्छा ये 16 हो गया गलती से, ठीक है सही। तो ये वाला कितना हो जाएगा, प्लस वाला पॉजिटिव इज एक्यूट बाइसेक्टर, क्योंकि नेगेटिव आया था उसका रिजल्ट, तो नेगेटिव वाला आपको ऑब्ट्यूज हो गया, दोनों मिल गए। बताओ क्या दिक्कत है, बोलो कोई दिक्कत आई किसी को, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी सर हाँ, C पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा दोनों इक्वेशन में। C पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ कुछ सर, किताबों वो ही में नहीं थोड़ी किया। सी मिस्टेक होती है, वो क्या करते हैं ना, कुछ किताबों में हल्की मिस्टेक क्या होती है, कुछ किताबें मैंने बोला है ना, उसमें क्या करता है कि ये होने के बाद में
जो इक्वेशन आपको मिली थी पॉजिटिव करने से, उस इक्वेशन में ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करते, वो ओरिजिनल इक्वेशन में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि गलत है। आप इसे यूज कीजिए, जिसे C1 और C2 को आपने पॉजिटिव बनाया, उस पे ही आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है? ओके सर। इस चीज को याद रखिएगा। जब पर पूरी इक्वेशन से अगर हम नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो लाइन भी बदल जाती है। लाइन नहीं बदलेगी रे, साइन तो बदल जाएगा। नहीं समझे? साइन तो बदल जाता है, कभी कभी गलती आ जाती है उसमें, दोनों जगह नेगेटिव होता है, आप गलती से कुछ प्लस माइनस करना भूल के तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा क्या सारा? हाँ सर, वो हो सकता है, ठीक है है। ना? बाकी तुम्हारा एकदम सही पॉइंट है कि लेफ्ट और राइट में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, कंफ्यूजन क्रिएट होने से बचना होता है ना अपने को, तो हम सीधा जाएंगे ना, ये बना लिया, अब जो बनी हुई इक्वेशन उसको लगाओ ना, क्या दिक्कत है? हाँ सर, हाँ सर। हो गया, आगे बढ़ूं? सर दोनों पार्ट हो गए इसके? वो तो गए, और क्या, एक एक्यूट दे दिया, एक ऑब्ट्यूज दे दिया, उसके बाद में एंगल बिटवीन देम चाहिए क्या? नो सर। और क्या चाहिए? तो नहीं, इन दोनों के बीच में एंगल नहीं चाहिए अपने को, हमें सिर्फ इतना ही करना था, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर दे दो और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर दे दो, एक्यूट मिल गया, ऑब्ट्यूज मिल गया। ओके सही है? बढ़ू आगे? अरे हाँ ना तो बोल दो। तो हम मतलब ये वाला मेथड हमें उन क्वेश्चन में टाइम सेव कर सकते हैं जिसमें कोई एक पूछा हो बस। बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पूरा आपका यहां तक। नेक्स्ट फाइल पे चलते हैं यार। नेक्स्ट फाइल है अपनी हो गया अपना ये वाला 13 नहीं, 6 वाले पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बेटा, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। इसको समझेंगे, फिर इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर फैमिली ऑफ लाइंस और अपना चैप्टर क्लोज। सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, एनसीईआरटी के डाउट्स आप नेक्स्ट क्लास तक पूछ लें। आपकी वेकेशन का मैसेज आपके पास आ गया होगा यार, दिवाली वेकेशन का, तो सब लोग प्लीज उसको देख ले। कविता, तुमने मेरे को मैसेज किया था ना? यस सर। मिल गया आंसर उसका, है ना? यस। अपने हिसाब से प्लान कर लेना, ठीक है? चलो, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बेटा क्या है ये कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी? बेटा 3 लाइंस मेरे को दे रखी है, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। 3 लाइंस अपने पास दे रखी है। पहली इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी लाइन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तीसरी a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल्स टू 0। तीनों लाइन अपने को दे रखी हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना है। अगर ये तीनों लाइन एक सिंगल पॉइंट से पास होती है तो इसे हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। तो ये लाइन कॉन्करेंट होंगी, कंडीशन तो हम निकाल लेंगे, लेकिन तभी उस केस में तीनों की तीनों लाइन क्या हो जाएंगी बेटा? कॉन्करेंट होंगी। अब कंडीशन, हाँ, कंडीशन कैसे निकाली जाएगी उसको ध्यान से देखते हैं। तो पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आप निकाल लो कंडीशन के तौर पे, तो आपकी कंडीशन निकल जाएगी यार। तो ध्यान से देखो बच्चे, हम क्या करेंगे ऐसे केसेस में? ऐसे केसेस में हम कोई भी 2 लाइन चूज करेंगे, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे और उसे तीसरी लाइन पे हम क्या कर देंगे? सेटिस्फाई करा देंगे। तो इनका पॉइंट, इस लाइन और इस लाइन का मान लेते हैं मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, तो यही पॉइंट अगर होगा जहां से ये तीसरी लाइन भी पास होगी तो काम बन जाएगा। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के आप इसमें सेटिस्फाई करोगे तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी। मैंने डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना सिखा दिया था। कंडीशन आ जाएगी
A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3 इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। अब ये आया कैसे, मैं क्लियरली बता रहा हूं आपको। इन दोनों का आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। कैसे निकालोगे, एक्स और वाई की वैल्यू और उसे उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो जो आंसर आएगा और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से जो आंसर आएगा वो दोनों क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। ठीक है, ये बात आपको समझनी चाहिए। तो यही मैं बोल रहा है, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी का मतलब है ये देखो, कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म्स के बीच में रिलेशन, दैट इज अ कंडीशन। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑल दीज A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 is equals to 0। तो A1x plus B1y plus C1 is equals to 0, A2x plus B2y plus C2 is equals to 0, A3x plus B3y plus C3 is equals to 0। तो इनका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर किसी को कोई दिक्कत है इस पूरे केस में तो प्लीज मुझे बताइए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं यार। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं इसको। ये ऑल्टरनेट वाला नहीं लगाना है अभी, किसी को भी ऑल्टरनेट वाला अप्लाई नहीं करना है आपको। ऑल्टरनेट वाला ड्रॉपर बच्चे के लिए, क्योंकि उसने सारी चीजें पढ़ रखी होती हैं, तो उसके लिए ऑल्टरनेट वाला है, आपके लिए ऑल्टरनेट मेथड नहीं है। आपके लिए यही मेथड है जो मैं समझा रहा हूं। अगर आप इसको याद नहीं रख सकते तो जो तरीका मैं बता रहा हूं कि किन्हीं भी दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के उसे तीसरी लाइन में सेटिस्फाई कर दो, आपके पास कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, फटाक से इसे नोट कीजिए। अगर कुछ पूछना चाहते हैं पूछिए, इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आप दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो मैं तरीका बता रहा हूं उससे भी और इस तरीके से भी निकाल के देखेंगे आंसर बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जल्दी, कुछ डाउट पूछना है तो प्लीज पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। बड़े आगे, बड़े आगे, नोट कर लिया? यस सर। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग क्वेश्चन करके ज्यादा खुश रहोगे, वैसे तो आप बात करना नहीं चाहते। जल्दी सॉल्व करो। सेंटर पे हम लोग अवेलेबल हैं बेटा, जिसको कुछ भी पूछना है वो आ सकता है। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में मैं, नरेंद्र सर, फिजिक्स वाले सब लोग अवेलेबल। हाँ बोलो बेटा। सर मैं आ जाऊँ, लोकेशन वाला पार्ट मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। सर कब आओ बता दो। मैंने बताया ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में आप आ सकते हो। सैटरडे आ जाओ, समझ लेना। 5 मिनट का टास्क है तुम्हारा तो। हाँ सर। है ना, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। कॉल करो सेंटर पे, उनसे पूछो ये सर अवेलेबल है, उनका फ्री टाइम कब है, अपना टाइम निकालो, उसके हिसाब से मैनेज करो, आओ। 12th वाले लोग आना भी शुरू कर दिया धीरे धीरे डाउट के लिए। आप लोग भी आ सकते हो, बस पूछ के आओ, फोन कर लो, ताकि एक टाइम पे हम सेंटर पे 5 से ज्यादा बच्चा नहीं रख सकते। ठीक है, तो आप सब बात करके आओ। ठीक है, आओ, कोई दिक्कत किसी को भी, जिसको डाउट पूछना है, इन पर्सन पढ़ना है, कुछ भी करना है, आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके सर, ठीक है सर। बस ध्यान रखना है कुछ चीजों का, जो कि गवर्नमेंट कंपलसरी कंडीशंस है, मास्क, सैनिटाइजेशन, वो हम लोग करा भी रहे इधर, आप लोग भी प्लीज ध्यान रखिएगा। हाँ भाई, सॉल्व कीजिए जल्दी। डन। दोनों मेथड से सॉल्व करना है। पहला आपको सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट से, दूसरा आपको सॉल्व करना है जो मैंने मेथड बताया उससे। डिटर्मिनेंट से आ रहा है सर, कॉन्करेंट है। आ रहा है, दूसरे वाले से करो। चलिए डिटर्मिनेंट वाला यूज करते हैं। तो पहला सॉल्यूशन 4 7 minus 9 5 minus 8 15 9 माइनस कितना है 1 टाइम्स ऑफ 6। इसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या है भाई, ये आ जाएगा 4, इसको रोका -48, इसको किया तो प्लस में 15, इधर से -7, इसको रोका
5 इंटू 6 इज 30 और माइनस पे 15 इंटू 9 यहां कर लेंगे, माइनस आ जाएगा -9 पे। ये मैंने डिटर्मिनेंट आप लोगों को सॉल्व करना सिखा दिया था ना तुषार, हाँ सर, हाँ सर, सिखा दिया था ना? ठीक है, हाँ सॉल्व सर। करो। आंसर 0 आ रहा है क्या इसका? कुछ मिस्टेक मैंने किया तो नहीं? 4 7 माइनस नहीं 9 सर। सर 15 और 9 मल्टीप्लाई होगा ना? 15 है, 9 माइनस 1 प्लस 6। सही। हाँ, क्या बोल रहे थे? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं। आंसर 0 आ रहा होगा इसका। 15 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 10 होता है 130 50, 135 हो गया 135 ना? यस सर। है ना? तो 105 आ गया नेगेटिव में, इधर से उसे 7 से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ कितना बच गया? 15। 33 रह गया नेगेटिव का, 4 से करो। ये 56 प्लस 5 61। 67 ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ रहा है। दूसरा तरीका इंपॉर्टेंट है। ये 0 आ रहा होगा, जिसको नहीं आ रहा समझ में वो प्लीज मुझे बताएं। ये है फर्स्ट मेथड। दूसरा तरीका जरूर हम लोग देख लेंगे, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है? 4x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 9 है, 5x माइनस 8y प्लस 15 है। किसी दो को सॉल्व कर लो। मान लेते हैं इसको सॉल्व कर लिया मैंने, ये वाले को, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने सॉल्व किया 5x माइनस 8y प्लस 15 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 9x प्लस 6 y के बराबर कर दिया। y की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दिया। ये कितना आ जाएगा? 5x minus 8 times of 9x plus 6 plus 15 equal to 0। तो ये आ जाएगा 5x minus 72x, यहाँ पे कितना आ जाएगा? -48, नहीं हाँ सही है, प्लस में कितना है? 15 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास में x की वैल्यू आ जानी चाहिए। कितना बचा यार? -67x। यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा? -33 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा? -33/67। कुछ मिस्टेक तो नहीं है? देखो y की वैल्यू उठा के हमने यहाँ डाला तो 8 टाइम्स ऑफ, बाकी सब कुछ सही है। नेगेटिव था ना 8 के सामने? बिल्कुल था। तो 72 हो गया, -48 हो गया, करेक्ट है। ये कितना हो जाएगा? -67x हो जाएगा। ये -33 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगा। इसे उठा के यहाँ पे डाल दो, तो इसे उठा के यहाँ पे डाला, 9 इंटू -33/67, ठीक है, प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? y। तो ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई। बेटा कुछ नहीं करना, इन दोनों को, ये जो आंसर आएगा एलसीएम ले लेना, जो भी आंसर आएगा उसको उठा के इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में डाल दो। अगर ये फर्स्ट वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो इसका मतलब सही है, नहीं तो गड़बड़ है। एक बार प्लीज मुझे करके दिखा दोगे क्या थोड़ा फास्ट? ये आ गया -33 डिवाइडेड बाय 67, इसकी वैल्यू निकाली तो y इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आई, ये वैल्यू इसको उठा के यहाँ पे डालो और मुझे दिखाओ कि LHS RHS के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जल्दी बताइए, LHS RHS के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है? जल्दी बताइए। जल्दी, LHS RHS के बराबर आ रहा है या नहीं?
डन सर। हो गया बाकी लोगों से? क्या यस 0 आया, क्या इक्वल आया? सर यस इक्वल। सर आ गया। हाँ सर। ठीक है, तो देख लो ये भी एक तरीका है ना, इससे हम निकाल सकते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला मैंने अभी बताया, ये वाला आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। ये वैसे है, ये मैं सिखाऊंगा लेकिन 12th में सिखाऊंगा। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे चलेगा ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, फैमिली ऑफ लाइंस। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बेटा, फैमिली ऑफ लाइंस। किसी कुछ पूछना है अभी तक तो पूछ लीजिए। ये लास्ट टॉपिक है हमारे स्ट्रेट लाइन का। उसके बाद मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा यार। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ये 2 चैप्टर कंप्लीट करने में अपने को टाइम लगेगा। मतलब सर्कल को लगेगा तकरीबन 12 लेक्चर के आसपास, है ना। और उसमें लगेगा कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस में कंडक्ट करूंगा यार कमिंग मंथ में, ताकि आपका सिलेबस ऑन टाइम खत्म किया जा सके। मेजरली देखा जाए तो जो है अपना कोऑर्डिनेट जेई के हिसाब से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आधे 3 से 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऋषिक, केवीपीवाई एग्जाम कब है तुम्हारा? जैन में। सर जैन में। हाँ हो जाएगा, सिलेबस खत्म जैन तक हो जाएगा। सर उसमें तो बहुत सिलेबस आ रहा है, 12वीं तक का सिलेबस आ रहा है मैथ में तो बेटा वो अलग से रहता है सिस्टम ना, जैसे 12th का सिलेबस उसके अंदर जो आता है, 12th वाला पेपर 2 ज्यादा सही हाँ, रहता है। 12th वाला बेटर है। 11th में तो उन्होंने बहुत सिलेबस दे रखा है, हो ही नहीं रहा। 12th वाला सिलेबस 2 अच्छा होता है, मतलब 11th में ढंग से तैयार करो, है ना। और 12th पेपर दे के देखो उसमें क्या पैटर्न आ रहा है। रीजन क्या है ना, देखो जैसे मान लेते हैं अभी हम लोग धीरे धीरे उस चेन में एंटर कर रहे हैं। जैसे जो बैचेस होते हैं ना, जैसे जो 9th फाउंडेशन और 10th फाउंडेशन, जैसे तुम पिछले साल थे यहाँ का पार्ट, तो उसमें अभी तक हम लोग केवीपी वो आईजीएसओ को टारगेट करके काम नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ के लोग थोड़े से इस चीज को जानते कम है। तो हम लोग उस लीग में धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं कि 9th 10th में बच्चे का 11th 12th का पोर्शन हम कंप्लीट करें। जैसे इस साल प्लानिंग थी, लेकिन इस साल पूरे कोरोना ने हिला के रख दिया। लेकिन नेक्स्ट ईयर हम लोग प्लान करते हैं कि उस केस में 11th क्लास वाला पेपर उस बच्चे के लिए बड़ा फायदेमंद होता है, जब आप 9th और 10th में 11th और 12th का काफी मेजर पोर्शन कवर कर चुके होते हो, तो वहां पे आपका जाके ये वाला प्रोसेस बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है, तो 11th का केवीपीवाई एग्जाम निकलता है। ठीक है, मतलब कोचिंग्स का ये सिनेरियो रहता है, समझे कौस्तुभ, है ना। तुम्हारे लिए जो है, तुम्हारे लिए अच्छा एग्जाम वो है जो तुम 12th के साथ दोगे। तो 12th के साथ वाले का सिलेबस ऑलमोस्ट जल्दी खत्म हो जाता है ना। तो ऑनलाइन में थोड़ा स्लो हो रहा है, लेकिन वैसे हो जाता है अब तक खत्म, है ना। ठीक है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन चलते हैं। तो अभी के लिए अपनी जितनी मैथ्स चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, अच्छा एक चीज की गलतफहमी होती है हर बच्चे को, सुनना ध्यान से, कभी भी सिलेक्शन इस बात से नहीं होता कि तुमने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। ठीक है, सिलेक्शन इस चीज से होता है कि कितना पोर्शन तुमने किया और उसका कितना हिस्सा तुम्हें आता है ढंग से। ठीक है, सिलेबस पूरा होना इसलिए जरूरी है ताकि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सको, और कहीं किसी क्वेश्चन का कुछ यूज हो रहा है, किसी चैप्टर का कुछ यूज हो रहा है, तो आपको वो आना चाहिए। ठीक है, इसलिए सिलेबस कंप्लीट होना जरूरी होता है। इसलिए आप ध्यान से देखना, हर जो भी, जैसे इस साल अमनदीप है, परवेज है, जो भी बच्चा निकले हैं, उन लोगों को आप पूछो। मतलब आप देखो, मैं मैक्सिमम बच्चा हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में इंटर कर गया इस साल वाला, मैक्सिमम स्टूडेंट। अभी आएंगे धीरे धीरे मिलना आप लोग, अभी हम लगा भी रहे पूरे सेंटर में, अब की बार लगा देंगे जगह 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 कौन किस कॉलेज में। तो देखो उसमें मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, किसी भी बच्चे से पूछना आप लोग, पढ़ेगा मतलब टीचर, हमारी जिम्मेदारी है 100% सिलेबस पढ़ाएंगे। ठीक है, हर बच्चा 100% सिलेबस कवर नहीं करता। अगर कर लेना, मतलब जो हम बोल रहे हैं, अगर वो कर लिया ना अपने 100%, तो भाई 100% आ जाएगी। ठीक है, लेकिन आती ही नहीं। रीजन क्या है कि हर बच्चा कुछ ना कुछ ऐसा पोर्शन होता है जिसमें ध्यान नहीं देता और वो उसे छोड़ देता है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है, आप लोगों से रिक्वेस्ट भी हमेशा यही करूंगा, पढ़ो, लेकिन जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो बहुत हिसाब से तैयार करो, उसको पूरा कर सकते हो बहुत बढ़िया है। अगर कुछ भी छूट रहा है तो उस चैप्टर का कौन सी जगह, जैसे मान लेते हैं मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर यूटिलाइजेशन बोलूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितना है, बहुत कम है, बहुत कम, रेयर कोई क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, या तो मैं जब टाइप डिस्कस कर रहा हूँ तुमसे तब बताऊंगा कि भैया सर्कल कैसा होता है, इमेजिनरी सर्कल कब आएगा, जब उसमें एक एक्सप्रेशन होता है, उसमें एक वैल्यू आती है, वो अगर लेस देन 0 आ जाएगी तो उस केस में वो इमेजिनरी सर्कल दे देगा। इतना यूज है।
ठीक है, और कुछ देखेंगे कहीं तो कुछ और यूज है। हाँ, लेकिन कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बड़ा यूज है, तो ये दोनों चीजें आपको समझनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कहां से पूछा गया, कैसे पूछा गया, मतलब आप ज्योमेट्रिक क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। क्वाड्रेटिक का कितना यूज आएगा, आएगा जी, अभी पैराबोला के एक्सप्रेशंस आएंगे, उसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यूज होगा यार, पूरा का पूरा उसमें यूज होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो सीक्वेंस एंड सीरीज का कैसे आएगा, बन सकता है कोई क्वेश्चन मैं आपको दे दूं कि भैया एक लाइन है ऐसे काटेंगे। अभी आपका मैं जब स्ट्रेट लाइन की सेकंड एक्सरसाइज अगर आपसे डिस्कस करूंगा तो उसमें एपीजी पीएचपी का दबा के इस्तेमाल है। ठीक है, तो मेंस और एडवांस का डिफरेंस यही होता है कि मेंस में दूसरे चैप्टर्स का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम होता है, जबकि जे एडवांस में थोड़ा ज्यादा होता है। इसलिए जो भी पढ़ो दिमाग लगा के पढ़ो, आपका मेंस तो ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस में बात कर रहे हैं बेटा, दो लाइंस अपने पास, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो ये आपका L1 है, तो L1 इक्वल टू 0, और ये आपका L2 है इक्वल टू 0, तो L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल्स टू 0। इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, ध्यान से देखना बेटा। इसका मतलब है इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितनी भी लाइंस पास हो सकती हैं, जितनी भी लाइंस पास हो सकती हैं, ये देखो ये पास हुई, ये देखो सर ये, ऐसे इनफाइनाइट लाइंस है। हाँ तो तभी तो लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, तो इनफाइनाइट वैल्यूज मिल सकती है ना तुमको इसमें। जितनी भी लाइंस यहां से पास हो सकती है वो इस एक्सप्रेशन से निकाली जा सकती है। ठीक है, आप बोलोगे सर कैसे, मैं बोलूंगा देखो बेटा, लैम्डा की वैल्यू को 0 करोगे तो L1 इज इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। लैम्डा की वैल्यू 0 पे L1 0 हो गया। लैम्डा की वैल्यू 1 कर दोगे तो L1 प्लस L2 दोनों लाइंस को ऐड कर देंगे इक्वल टू 0, तो ये भी एक लाइन बन गई। -1 कर दोगे तो L1 माइनस L2 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। 2 कर दोगे तो L1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ L2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। -3 कर दोगे L1 माइनस 3 L2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस निकाला जा सकता है। तो जितनी डिफरेंट लैम्डा की वैल्यूज आएंगी उतनी डिफरेंट लाइन यहां से पास हो सकती है, और इन सारी लाइंस को हम लोग बोलेंगे बेटा फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है, इन सारी लाइंस को हम लोग कुल मिला के क्या बोलेंगे बेटा, फैमिली ऑफ लाइन। लैम्डा की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तो L2 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। L1 इज इक्वल्स टू 0 कब अचीव करेंगे, लैम्डा की वैल्यू 0 पे, और लैम्डा की वैल्यू इन्फिनिटी पे या माइनस इन्फिनिटी पे L2 इज इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज के लिए L1 और L2 के कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो फिर से सुन लो, फैमिली ऑफ लाइन की डेफिनेशन क्या कहती है कि इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितनी भी लाइंस आपको मिलेंगी उन लाइंस को हम किस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल्स टू 0 को से निकाल सकते हैं, और L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल्स टू 0 एक्सप्रेशन फैमिली ऑफ लाइन का एक्सप्रेशन है। अगर किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर मतलब अगर इनफाइनाइट लाइन से तो इनफाइनाइट फिर लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। बिल्कुल, मतलब आपका टास्क ही लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करना है, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, काम बन जाएगा। ओके सर। ठीक है, डन है, नोट कर लिया यहां तक। तो ये इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन रहेगा। ठीक है, और ऐसे निकालेंगे। स्ट्रेट लाइन की शीट अपलोड हो गई, स्ट्रेट लाइन की शीट यस सर। हो गई यस ना? सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व कीजिए। कभी भी फैमिली ऑफ लाइंस का क्वेश्चन ये नहीं कहेगा कि मैं फैमिली ऑफ लाइन का क्वेश्चन हूं या फैमिली ऑफ लाइन निकाल के दिखाइए। आपको पता लगाना होगा उसकी डेफिनेशन से, और डेफिनेशन क्या कहती है, दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितनी भी लाइंस है उन्हें अगर आप निकालना चाहते हैं तो L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल्स टू 0 आप अप्लाई कर दीजिए। सर लैम्डा की वैल्यू क्या है इसमें? यही तो निकालनी है।
हो गया? डन है? नो सर। डन सर। हो गया सबसे? यस सर, हो गया। यस सर। चलिए, तो अब देखो करके दिखाता हूं मैं। ये दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरी लाइन पास कर रही है, तो मान लेते हैं ये दो लाइन है, तीसरी लाइन यहां से पास करी और फिर ये पॉइंट से भी पास कर रही है। तो बस हम क्या करेंगे बेटा, L1 ये लाइन होगी, L2 ये लाइन होगी, तो L1 इज इक्वल्स टू 0, L2 इज इक्वल्स टू 0, L1 प्लस लैम्डा L2 हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना हो गया, 3x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। आप इसे क्या कर देंगे, 2 कॉमा माइनस 3 को इसमें उठा के डाल देंगे। 2 कॉमा माइनस 3 को डाल देते हैं, 2 माइनस 3 प्लस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3 इंटू 2 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में 0। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया -1 प्लस 1, कितना आ गया आपके पास में, सॉरी 6 माइनस 3 कितना हो गया, 3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, ये कितना आ गया, 6 प्लस 3 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो 3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से लैम्डा में निकाल लेंगे, कितना हो 9 जाएगा, माइनस 8 -3 डिवाइडेड बाय 8, है ना। एक सेकंड यार, नहीं सर, 9 सर माइनस 8 होगा ना वहाँ पे सर ये जो आपने 9 माइनस 8 लैम्डा में। हाँ सर। 9 माइनस 8 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, 1 आ जाएगा। ठीक है, -3 आ गया ना। एक सेकंड मुझे यार, वो ये पावर सोर्स प्लग इन कर, बंद हो जाएगा हमारा, एक सेकंड। हाँ भाई, ठीक है। तो यस, 9 माइनस 8 आ जाएगा 1, तो 3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 1, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 के बराबर। बस यार, लैम्डा की वैल्यू उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, तो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई माइ प्लस 4 इज यहाँ पे आ जाएगा -3 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, 3x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस 4 माइनस 9x, यहाँ पे प्लस कितना आ जाएगा 3y प्लस कितना आ जाएगा 24 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लो तो -8x हो गया, ये आ जाएगा प्लस 4y, और 4 और 24 कितना आ जाएगा आपके पास में, 28 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, और ये सब कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये प्लीज कर लीजिए सॉल्व, किसी को दिक्कत हो तो प्लीज पूछिए, इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछिए।
किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज पूछिए। नहीं आ गया यहां तक समझ में सब लोगों को? ये देखिए यही आंसर है हमारा भी और इनका भी। कैसे? देखिए ये आ जाएगा 8x माइनस 4y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड करेंगे तो 2x माइनस y माइनस 7 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 0 आंसर। यही आंसर है इनका भी। देखो ये आंसर, देखो ये आंसर। डन है? बताओ। यस सर। यस ठीक है, चलिए